हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और सीटेट फेब के एग्जाम को टारगेट करते हुए कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। अब पीवाईक्यूज क्योंकि 2 से 3 दिन आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, यहाँ पे आप जितना पीवाईक्यू करेंगे आपको उसका फायदा होगा। चलिए, ये आपका है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का टोटल पीवाईक्यू सीटेट के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2024 में पेपर 1 का है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम अभी कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि आपका जो है व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स कंपटीशन इन क्लास, अनुज टेल्स हिज फ्रेंड्स दैट ही विल पार्टिसिपेट इन द जेवलिन throw and his sister can participate in jump rope because she is a girl and girls cannot throw javelin. This depicts, कह रहा है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता के हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्तों से कहता है कि वो भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने वाले में उसकी बहन हिस्सा लेगी, क्योंकि वो लड़की है और लड़कियों का काम भाला फेंकना नहीं है। ये किस चीज को करता है? जब आप बायस्ड हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, तो आप यहाँ पे जब आप ये कहते हैं कि ये काम गर्ल का है, ये काम बॉयज का है, तो यहाँ पे चीजें आती है जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि रूढ़िवादिता को आप बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप लड़कियों को कह रहे हैं कि लड़कियां चूंकि ये काम नहीं कर सकती क्योंकि ये लड़कियों का काम नहीं है, तो यहाँ पे आप सिंपली जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग डैश, यानी कि अपसारी चिंतन डैश करता है जबकि अभिसारी चिंतन डैश करता है। देखिए, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की अगर बात करें तो आपको पता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि आप जो है चीजों को मल्टीपल तरीके से बता सकते हैं। जैसे कि आपने वाटर सेविंग पे ही एग्जांपल लिया, आपने कॉन्सेप्ट, आपसे वाटर सेविंग के बारे में पूछा गया, तो आप अपनी राय अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है, क्रिएटिविटी आती है आपके अंदर में, तो यानी कि मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग में जो आंसर्स होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उसके साथ साथ आपके इंटेलिजेंस को यहाँ पे ये बढ़ावा देता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि प्राइम नंबर्स के बारे में 5 प्राइम नंबर्स बताओ, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइम नंबर्स के बारे में बताएंगे। या मैंने कह दिया a+b का होल स्क्वायर बता दो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला बताएंगे, यानी कि यहाँ पे 1 करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। यानी इसमें कौन सा आंसर होगा? कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है अपसारी चिंतन और एक ही समाधान पर स्थिर रहता है अभिसारी चिंतन। ठीक है, कन्वर्जेंट 1 करेक्ट सॉल्यूशन और डाइवर्जेंट इनकरेज मल्टीपल आंसर्स, यानी फर्स्ट नंबर आंसर इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। थर्ड नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सा कथन इनमें से समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में अगर एक नजर डालें तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने देखा था यहाँ पे सभी तरह के बच्चों को, जितने भी डिफरेंट डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको यहाँ पे क्या करता है, समावेश ये करता है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करते हो, डिफरेंस बीइंग अ टीचर, आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हो, साथ ही साथ आप बच्चों के नीड के हिसाब से काम करते हो, बच्चों को एम्पैथी के तौर पे मानते हो, सिंपैथी नहीं एम्पैथी के तौर पे मान करके आप काम यहाँ पे करते हो। चलिए देखते हैं आंसर्स में कौन सा आंसर जो है सही नहीं है। इसमें कह रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन वे दैट डू नॉट एक्सक्लूड। बिल्कुल यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बहिष्कृत किसी को भी नहीं कर सकते हो समावेशी शिक्षा में। तो बिल्कुल ये आंसर जो है सही है और हमको सही नहीं ढूंढना है। नेक्स्ट कह रहा है इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स अडॉप्टिंग पैडागोजी दैट सपोर्ट नीड ऑफ ऑल लर्नर। अभी मैंने कहा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिसमें विभेदित निर्देश जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इसमें आप बच्चों के नीड के हिसाब से, उनकी जरूरतों के हिसाब से यहाँ पे शिक्षा को आप आवश्यकता पड़ने पर समर्थन प्रदान करते हो। बिल्कुल सही बात है और हमें आंसर ढूंढना है जो सही नहीं है। चलिए, ये भी हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है इंक्लूसिव क्लासरूम अकोमोडेट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज स्टाइल्स एंड प्रमोट्स कोलैबोरेशन। समावेशी शिक्षा जो है उसके अंदर भाषा के शैली में अंतर को समायोजित करता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। बिल्कुल डिफरेंट कल्चर के जहां लोग आएंगे तो वहां पे क्या होगा कि अलग अलग लैंग्वेज को ये समावेश करेगा, तभी तो डिफरेंट कल्चर के लोग आएंगे। साथ ही साथ बढ़ावा कोलैबोरेशन तो ये देता है, क्योंकि जब डिफरेंट कल्चर के लोग आ रहे हैं तो उनका मोटिव क्या है, वहां पे उनका मोटिव है कोलैबोरेशन करना, बच्चों के बीच में कोऑपरेशन करना, सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये भी सही बात है।
यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुला एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट, यानी समावेशी शिक्षा में केंद्र होता है निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन। देखिए ये बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी हमने कहा था इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है करिकुलम में। जहां समावेशी शिक्षा में तो अलग अलग टाइप के लोग आएंगे, लचीलापन तो आपको देना ही पड़ेगा। अब बच्चा है अलग अलग टाइप का, तो अलग अलग तरीके से आप सब पढ़ा रहे हो, तो जब पढ़ा रहे हो तो मूल्यांकन भी उस बच्चे का अलग अलग तरीके से आपको देखने में, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखना पड़ेगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन आप इसीलिए तो यूज कर रहे हो चीजों को लेकर के। तो यानी कि ये आंसर यहाँ पे गलत है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी में आपको करिकुलम जो है ढूंढना है, फिक्स्ड करिकुला पे हमको वर्कआउट नहीं करना है और स्टैंडर्ड असेसमेंट पे नहीं करना, आपको यहाँ पे लाना है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 4। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लर्नर्स, यहाँ पे असर्शन और रीजन के बेस्ड पे है, जिसमें कह रहे हैं लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो, यानी कि शिक्षार्थी पहले से जो जानता है उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण अपने हिसाब से कैसे करता है, जब वो जो जानता है उसको उसके बिहाफ पे वो अपना उनके साथ उस ज्ञान के आधार पे वो अपने जो है चीजों का निर्माण करता है। सही बात है, असर्शन सही है। नेक्स्ट रीजन कह रहा है फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुली, यानी कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी के सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। अब देखिए इस चीज को एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि आपने बच्चे को जब ए के बारे में पढ़ाया है, बी के बारे में, यानी अल्फाबेट्स का ज्ञान दिया, तो यहाँ पे ये चीजें अल्फाबेट्स का आपने उसको ज्ञान दिया है। फिर जब आप उसको ए फॉर एप्पल बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, ये चीज को ध्यान दे रहा है कि अरे ये अल्फाबेट ए मैंने पढ़ा था, एप्पल। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपने पुराने ज्ञान के साथ में अपने प्रीवियस नॉलेज को लिंक करके मीनिंगफुल बना रहा है चीजों को। तभी तो आप उनके प्रीवियस नॉलेज को बता रहे, पहले आपने ज्ञान दिया, उसके बाद आपने उसको क्या किया, बच्चा ने उसको लिंक किया। तो ये बात बिल्कुल सही है, अभी कथन भी सही है और कारण भी सही है। बोथ A and R is true and R is the correct explanation of A। आंसर नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर। चाइल्डहुड जो है वो डिफरेंट कल्चर में बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि अलग अलग जिस कल्चर में रहेंगे, जिस संस्कृति में रहेंगे, उसका प्रभाव तो उनके चाइल्डहुड पे पड़ेगा ही पड़ेगा। मॉडर्न कल्चर में है तो मॉडर्निटी देखने को मिलेगा, स्टीरियोटाइप जगह पे है तो वहां पे रूढ़िवादिता उनको देखने को मिलेगा आपको सोच में बच्चों के। चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। देखिए चिल्ड्रन का डेवलपमेंट यूनिवर्सल है, ये बात सही है, बट रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो तो आपका अलग देखने को मिलता है, विकास के दर में आपको चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है आपका कि इसमें कौन सा चीज जो है सही है और क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर, ये बात बिल्कुल सही है, बट चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल सही है, बट अभी इस कॉन्टेक्स्ट में हम सही नहीं कह सकते इस चीज को, क्योंकि हमारा रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के दर में आपने देखा है कि चेंजेस होता है, यानी कि ए असर्शन सही है, बट आर जो है आपका रीजन वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। आंसर नंबर 3 इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 number question. According to the attribution theory of motivation, which of the following is more likely to be result of persistent effort and improved performance? कह रहा है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। अब आपको मोटिवेशन के बारे में बताया है, मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं आपके, एक एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल जब आप बच्चों को बोलते हैं कि आप तुम्हें मैं चॉकलेट दूंगी तो तुम ये काम कर लो, तो यहाँ पे एक्सटर्नल मोटिवेशन, उनका बाहरी प्रेरणा जो है ये काम कर रहा है। बट इंटरनल क्या होता है कि बच्चा जो है खुद लगन के साथ काम कर रहा है क्योंकि उसको खुद में इंप्रूवमेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे ये इंटरनल मोटिवेशन होता है। और हमें बीइंग अ टीचर इंटरनल मोटिवेशन को, आंतरिक प्रेरणा को जो है करना होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके एट्रीब्यूशन थ्योरी, मोटिवेशन की थ्योरी में क्या इनके जो है, इनमें से कौन से इनके एग्जाम्पल्स सही है।
बेहतर प्रदर्शन की संभावना हो सकती है। एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन ऑफ फेलियर, यानी सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता की बाहरी आरोपण। देखिए, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण यानी आपको एग्जाम में टॉप करना है इसलिए आप कर रहे हो, नहीं तो आप फेल हो जाओगे इस बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक्सटर्नल मोटिवेशन आपका हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि आप जो है यहाँ पे अपने स्किल्स के लिए नहीं काम कर रहे हो, आप कर किस लिए कर रहे हो, क्योंकि आप या तो फेल हो जाओगे, फेल होने का डर है, या पास होने का, तो ये गलत है। नेक्स्ट कह रहा है एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। कह रहा है कि यहाँ पे एक्सटर्नल, देखिए एक्सटर्नल तो अपने आप में एक्सटर्नल मोटिवेशन तो गलत है, तो उसका तो हम डिस्कस ही नहीं करते। यहाँ पे भी एक्सटर्नल मोटिवेशन आ रहा है फेलियर और सक्सेस का, वो गलत है। इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस, असफलता और सफलता दोनों के आंतरिक आरोपण, मतलब कि बच्चा जो है कोई चीज कर रहा है, इनमें से बेहतर प्रदर्शन की संभावना कब करेगा, जब असफलता और सफलता दोनों को लेकर के वो चलेगा, तब यहाँ पे बच्चों में बेहतरीन प्रदर्शन की संभावना होगी कि उसको सफल होना है जीवन में, इसलिए वो काम कर रहा है। असफलता से वो डर रहा है, यानी दोनों के आंतरिक चीजों को इंटरनल एट्रीब्यूशन जब उनके अंदर होगा तो वो चीजें काम करेगी, क्योंकि हम इंटरनली बच्चे के अंदर चीजों को लेकर के आते हैं। यानी 3 नंबर आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हमने क्या पढ़ा था, प्रोग्रेसिव एजुकेशन हमारा होता है जिसमें कि हम काम किस लिए प्रगतिशील शिक्षा में कर रहे हैं कि हमें बच्चों को प्रोग्रेसिव लाना है, प्रोग्रेस में लाना है, इसमें हमारे सारी चीजें तमाम पॉजिटिविटी हम लेकर के आते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है, इनमें से की प्रिंसिपल क्या होगा। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग, क्या हम छात्रों के सीखने और पैमाने के लिए मानकीकृत परीक्षण का सबसे अच्छा तरीका मानेंगे। देखिए, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग सिर्फ बेस्ट वे होगा स्टूडेंट के लर्निंग के लिए, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे टेस्टिंग तो आप बहुत तरीके से कर सकते हो ना बच्चों का, जब आप बच्चों के गैप्स को फिल करोगे तभी तो करोगे। सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग से तो आप उसको या तो पास कर रहे हो या फेल कर रहे हो, तो ये चीज सही नहीं होगी। स्टूडेंट शुड बी पैसिव रेसिपिएंट, देखिए पैसिव जहां पे निष्क्रिय आ गया कि छात्रों को अपने शिक्षकों के ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए, वही गलत है, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम कहते हैं कि बच्चा चाइल्ड जो है वो सेंटर में है, और यानी कि इस हिसाब से क्या हुआ, ये एक्टिव मेंबर हो गया, सक्रिय। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है यहाँ पे। ठीक है, लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जब आप कोई चीज सिखा रहे हो तो आप उसको ऑथेंटिसिटी के साथ में सिखाओगे तभी तो होगा, रियल लाइफ चीजें होंगी, ऑथेंटिक चीजें जब सिखाओगे तभी तो लर्निंग उसका बढ़िया होगा ना, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल, एक जैसा करिकुलम हम नहीं मान सकते, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लर्नर जो है, हम पाठचर्या को क्या करते हैं, उसको लचीला करते ही करते हैं, तो ये भी गलत है। यानी इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर हुआ हमारा आंसर नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कौन से एस्पेक्ट में हम बात करते हैं रीजनिंग यानी तर्क लगाने को, चिंतन को और समस्या समाधान को। तो देखिए, सोशल डेवलपमेंट में हम सोसाइटी यानी सामाजिक विकास में तो हम सोशल इंटरेक्शन, पीयर लर्निंग, कोलैबोरेशन, इन सब की बात करते हैं। मोरल डेवलपमेंट में हम नैतिकता के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में। मोटर डेवलपमेंट में हम बच्चों के चलने के बारे में, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, इन सब के बारे में बात करते हैं, तो ये भी सही नहीं। संज्ञानात्मक विकास जो होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें हम बच्चों के बारे में हम बात करते हैं, बच्चों के माइंड से रिलेटेड चीजें, जिसमें वो रीजनिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, समस्या का समाधान करने की बात करता है, चिंतन करता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 2। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ले बाइगोस्की प्रपोजेस दैट डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन। ले बाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों के स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों के बात करने के बारे में जो है, ले बाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे 3 तरह से बात करते हैं, एक सोशल हो गया, एक प्राइवेट हो गया और एक साइलेंट इनर स्पीच हो गया। अब निजी वाक, इसमें क्या है, सेल्फ रेगुलेशन के लिए जब बातें करता है तो वो साइलेंट इनर स्पीच हमारा कहलाता है, यानी आंसर नंबर 2 हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए 10th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 10th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन लॉरेंस कोहेलबर्ग्स मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ एक्ट टू डिटरमाइन वेदर दे आर गुड और बैड टू अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज्ड। यानी कि लॉरेंस कोहेलबर्ग के जो नैतिक विकास के सिद्धांत है, इनमें बच्चों को सबसे पहले
अच्छे बुरे काम के आधार पर समझने से लेकर के और नियम और कानून जो है वो नम्य है, यहाँ तक जो बदलाव आता है ये जो है कि क्या है। तो पहले आपको पता है कि बच्चा जो है जब छोटा होता है तो यहाँ पे स्टेजेस में उनके नैतिक विकास भी उन्होंने बताया कि स्टेजेस में होता है। पहले बच्चे गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन पे करते हैं, धीरे धीरे उनका नैतिक विकास होता है और बाद में वो ये भी समझते हैं कि रूल्स और लॉ जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और जरूरत पड़ने पर उनको बदलाव होता है, यानी उनका नैतिक विकास यहाँ तक हो चुका है। तो ये कह रहे हैं, रीजन कह रहे हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूज दैट मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेज। बिल्कुल सही बात है, अभी भी हमने कहा कि उनका नैतिक विकास जो है प्रोग्रेस, जैसे जैसे उनका दिमाग डेवलप होगा वैसे वैसे उनका नैतिक विकास भी डेवलप होगा। तो बिल्कुल सही बात है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और असर्शन और रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, यानी फर्स्ट नंबर आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैच ऑफ इंटेलिजेंस एंड एसोसिएट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से क्या जो है आपका जो है इसमें आ रहा है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उनसे संबंधित विशेषताओं के सही मेल को बताता है। तो देखिए, पहले लॉजिकल और मैथमेटिकल जो है, स्किल ऑफ डांस बिल्कुल भी नहीं। लॉजिकल मैथमेटिकल तो साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं जिनके मैथ्स बहुत अच्छे होते हैं, लॉजिकली वो करते वो होता है। म्यूजिकल परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल्स यहाँ पे आ रहा है आपका। म्यूजिकल इंटरपर्सनल सबसे पहले है कि स्किल्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर्स, यानी कि इंटरपर्सनल होता है जिसमें दूसरों को समझ और उनके साथ संबंध स्थापित करने की बात होती है। नहीं, इसमें क्या होता है, इंट्रापर्सनल अंतः व्यक्तित्व, जिसमें अपने बारे में बात करते हैं। जैसे फिलोसफर वगैरह होते हैं, वो रियल लाइफ, अपनी जीवन के महत्व, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की बात करते हैं, वो स्वयं पे बात करते हैं ज्यादा। तो ये आंसर यहाँ पे गलत हो गया, सेकंड यहाँ पे गलत है। स्पेशल हो गया, स्किल ऑफ एप्रिशिएटिंग द नेचुरल वर्ल्ड। देखिए, स्पेशल जो होते हैं ना वो स्पेस से रिलेटेड चीजों पे काम करते हैं। स्थानीय चीजें, जैसे आर्किटेक्ट हो गए, उनको स्पेस से रिलेटेड चीजों में मजा आता है काम करने में। पेंटर हो गए, इस तरह की चीजें हो गई। म्यूजिकल परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल्स, यानी कि संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। 11 का आंसर 3 है, जिसमें कि आपको कंपोजिशन, म्यूजिकल में हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, कंपोजर हो गया, तो इस तरह के काम जो होंगे वो इसके अंदर आएंगे। चलिए, 12th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लर्निंग के बारे में सही नहीं है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है ये कि पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, यानी ये हमारे काम का नहीं है। लर्निंग इम्प्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से। बिल्कुल, आप जो है पुराने जो प्रीवियस नॉलेज है उनको आप क्या करते हो, संगठित करते हो और फिर आप नेक्स्ट की तरफ मूव करते हो। सही बात है। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। बिल्कुल सही बात है, अधिगम होती है क्योंकि समाज के साथ जब क्रिया करता है बच्चा, कोलैबोरेशन, पीयर लर्निंग, इन सब चीजों से लर्निंग आती है। लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर देन अ प्रोसेस। अधिगम एक प्रक्रिया है, नहीं ना कि एक उत्पाद है। लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की तो बात बिल्कुल ही गलत होगी। ठीक है, तो यानी 4th नंबर आंसर जो है वो आपका सही है, क्योंकि ये सत्य नहीं है। लर्निंग प्रोडक्ट कभी भी नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स जटिल प्रक्रिया है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय डैश। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है मतलब किसी चीज को, किसी समस्या का समाधान करना, वो इनमें से जो है समाधान किस चीज को बढ़ावा देता है। तो देखिए, फंक्शनल फिक्सनेस को बढ़ावा देगा? बिल्कुल भी नहीं। फंक्शनल फिक्सनेस जो है एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें आप फिक्स्ड हो जाते हो कि यही तरीका है, यही चीजें ये है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, आप क्या करते हो, किसी समस्या का समाधान एक ही तरीके से करोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप तरीके से, अलग अलग तरीके से चीजों को ढूंढते हो, और जब भी हम अलग अलग तरीके से चीजों को ढूंढते हैं, वहां पे आपका आ जाता है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहां पे आप अलग अलग दिमाग का इस्तेमाल करते हो, मल्टीपल आइडियाज, मल्टीपल वेज में आप सॉल्व करते हो। यानी सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर है अपसारी चिंतन, आंसर नंबर 1। ठीक है, पैसिव इमिटेशन हो नहीं सकता, पैसिव वैसे ही गलत है। रिस्पॉन्स सेट की क्या बात है इसमें? रिस्पॉन्स पे आप थोड़ी कर रहे हो, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो।
चलिए 14th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एट विच स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट्स इन डूइंग समथिंग। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित है और किसी कार्य को करने में अपना लाभ देखते हैं। देखिए कोहलबर्ग के 3 स्टेजेस, हमने 3 लेवल्स देखे थे। फर्स्ट लेवल में हमने देखा था कि बच्चा जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, पनिशमेंट को अवॉइड करने की बात कर रहा है फर्स्ट लेवल में, और आपने देखा था यहाँ पे कि इसमें बच्चा टिट फॉर टैट करता है, यानी कि इसमें बच्चे को जो है क्या करना है, कोई भी काम वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको जो है दूसरों से फायदा मिल रहा है, वो अपना टिफिन इसलिए शेयर करेगा क्योंकि उसको फायदा मिलेगा। यानी आपने ये देखा कि प्री कन्वेंशनल स्टेज में ये देखा, फर्स्ट लेवल था आपका, लेवल फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट लेवल में हुआ। अब स्टेजेस कौन थे, तो स्टेजेस आपने देखे थे हर लेवल में 2 स्टेजेस, स्टेजेस 1 स्टेजेस 2, यानी कि प्री फर्स्ट लेवल में आपने देखा सेकंड स्टेज में ये चीज, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर 2। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स डिमांड्स। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए जो है क्या करना है। अवेयरनेस एंड सैनिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन, विविध परंपरा के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। तो संवेदनशीलता और अवेयरनेस तो हमको दिखाना है, क्योंकि आप जब वंचित ग्रुप के लोगों को ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता दिखाना है, ताकि बच्चे जो है उस कल्चर को जो है रिस्पेक्ट करे, संवेदनशील भावना के साथ रहे। बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, एविडेंसिंग एंड एनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप। रूढ़िवादिता को आपको बढ़ावा तो कभी भी नहीं देना है ना, जब आप रूढ़िवादिता को बढ़ावा देंगे तो फिर तो यहाँ चीज नहीं आएगी। आइसोलेशन, पृथक करना, अलग करके अलगाव, ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन मानता ही नहीं है। सेम एबिलिटी वाले ग्रुप को, समान क्षमताओं के बीच विद्यार्थियों को विभाजित कर देना, ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है हमारा कि हम सबको डिफरेंट टाइप के बच्चों को एक ही कक्षा में बिठाएंगे और उस तरीके से हम विभेदित निर्देश के साथ हम बच्चों को पढ़ाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर 1। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं 15 क्वेश्चन के आज डाल रही हूँ, फिर 15 क्वेश्चन मैं कल डाल दूंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।